नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, लगातार मुझसे सवाल किए जा रहे थे क्योंकि मैं ऑलरेडी EMRS TGT क्वालिफाइड हूं, BPSC जूनियर भी क्वालिफाइड हूं और UGC नेट भी क्वालिफाइड हूं इतिहास विषय से। मगर यहाँ पर जो मेरा अनुभव काम आने वाला है वो काम आएगा सोशल साइंस, यानी कि जो आपका सोशल स्टडीज आता है EMRS में लिख के। मगर एक ही बात है, आप चाहे SST कह लें, सोशल साइंस कह लें या फिर आप सोशल स्टडीज कह लें, बात एक ही है। कैसे एग्जाम को क्लियर करना है, ये सारी स्ट्रेटेजी मैंने क्या अपनाई थी और कैसे आपको तैयारी करनी है, क्योंकि 38,000 पोस्टों का जो बिगुल है दोस्तों वो बच चुका है और हम सभी लोगों को कड़ी मेहनत करके इस जॉब को हासिल करनी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है, राजाओं वाली जॉब है। तो आज मैं पूरी स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है TGT का और सिलेबस में क्या आएगा सोशल साइंस का, ये सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप बिल्कुल रेडी रहिए और वीडियो के अंत तक अगर आप बने रहेंगे तो TGT सोशल साइंस के जो तरीका है, जो सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है, उन सभी अनछुए पहलुओं से मैं अवगत कराने वाला हूं जो आपको जानने की बहुत ही अंदर से जिज्ञासा रहती है। और अगर मेरे बताए हुए रास्ते पर दोस्तों आप अगर चलेंगे तो यकीन मानिए सफलता आपके पीछे पीछे चलेगी। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सोशल साइंस की। चलिए दोस्तों, ये TGT का नोटिफिकेशन है दोस्तों, जो आपका पिछली बार आया था, पिछली भर्ती जो है वो आई थी। तो मैं यहां आपको दिखाने वाला हूं जिसमें आपका जो पूरा एग्जाम पैटर्न है ना, मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, ये 2023 का नोटिफिकेशन है जिसमें पूरा एग्जाम पैटर्न जो है वो दिया गया है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पहले पूरा एग्जाम पैटर्न दिखा देता हूं और उसके बाद में सिलेबस भी आपको मैं दिखाऊंगा कि सिलेबस में आता क्या क्या है। मगर सिलेबस को जानने से पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि TGT का एग्जाम पैटर्न क्या है, कितना समय रहता है, माइनस मार्किंग होती है या नहीं होती है, ये सारी चीजें जो है आपको दोस्तों ध्यान में रखनी है। तो चलिए मैं आ चुका हूं। ये देखिए, पिछली बार 6,329 टोटल पोस्ट आई थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जिसमें से TGT की अगर बात करें तो 5,660 पोस्टें थी। ठीक है, और अगर आप देखोगे कि सोशल स्टडीज, यहाँ देखिए सोशल स्टडीज लिखा हुआ है, अन्य जगह सोशल साइंस लिख कर आता है, मगर EMRS में देखिए सोशल स्टडीज लिख करके आता है। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप ध्यान दोगे तो मैं बताऊं कि टोटल अगर आप देखोगे तो 670 वैकेंसी आपको नजर आ जाएंगे। कितने दोस्तों? 670 वैकेंसी आपको नजर आ जाएंगी, जिसमें UR की 273 पोस्ट थी, EWS की 67 थी, OBC की 180 थी, SC की 100 थी, ST की 50 थी। ठीक है, और बाकी आपके अदर्स में देख लीजिए OH और ये जो अन्य डिजेबल्स वालों के लिए हैं वो यहाँ पर दी गई है। चलिए आगे मैं बात कर लेता हूँ। मेन मुद्दा जो है हमारा वो है कि एग्जाम पैटर्न, क्योंकि जो एग्जाम पैटर्न है वो आपका पूरा सिलेबस में जो है वो दिया गया है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं और एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। उससे पहले पे लेवल आप देख लीजिए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी TGT। ठीक है, सब्जेक्ट क्या क्या है? इंग्लिश है, इंग्लिश के शिक्षक आप बन सकते हैं, हिंदी है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, सोशल स्टडीज है, थर्ड लैंग्वेज लाइब्रेरियन। ठीक है, ये इतनी चीजें आपके दी। थर्ड लैंग्वेज का मतलब ये हुआ यहाँ पर 2 लैंग्वेज कौन सी दोस्तों? एक आपकी हिंदी, एक इंग्लिश। और थर्ड लैंग्वेज का मतलब है कि बहुत सारे बच्चे मराठी वाले होते हैं, ओडिशा वाले होते हैं, तमिल वाले होते हैं, मलयालम, है ना, तो ये थर्ड लैंग्वेज के अंतर्गत आते हैं। उसके भी टीचर आप बन सकते हो, अगर आप बेंगलोर से हो तो कन्नड़ के बन सकते हो, है ना, इस तरीके से। तो पे लेवल की बात करें दोस्तों तो लेवल 7 है आपका। ठीक है, लेवल क्या है? लेवल 7 आता है TGT। और बेसिक की अगर बात करें तो 44,900 रुपए जो है बेसिक यहाँ पर आपको मिलता है, यानी कि इन हैंड जो सैलरी आ रही है वो 70,000 के समथिंग आ रही है। मगर 8वां वेतन आयोग दोस्तों जब लगेगा 1 जनवरी 2026 से, तो मान करके चले 1 लाख के समथिंग आपकी सैलरी होने वाली है। तो समझ लीजिए इतना पैसा आप क्या करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये दोस्तों हम आ जाते हैं एग्जाम पैटर्न पे। ये जो है हमारा एग्जाम पैटर्न दोस्तों दिया गया है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैं इसको छोटा करने का प्रयत्न करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। देख लीजिए कि अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा और इसको जूम कर देता हूं। दिख रहा है ना क्लियर? हाँ ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं यहां पर थोड़ा सा। चलिए देख लिए, अगर आप ध्यान देंगे तो टोटल कितने पार्ट हैं? 1 2 3 4 5 और 6। टोटल आपका जो पेपर है वो 6 कॉलम में बटा हुआ है। ये एग्जाम पैटर्न की बात कर रहा हूं, फिर मैं सिलेबस पर आऊंगा, ठीक है। अगर मैं समय की बात करूं तो आप देखेंगे समय कितना है? 3 आवर, यानी कि आपको 3 घंटों का समय मिलता है इस पूरे प्रश्न पत्र को हल करने के लिए। जो एग्जाम हुआ था वो बताऊं मैं, वो ऑफलाइन मोड में हुआ था। किस मोड में हुआ था? आपका जो एग्जाम है वो ऑफलाइन मोड में हुआ था, सीबीटी मोड में नहीं हुआ था। आप देखते हैं इस बार हो सकता है कि सीबीटी मोड में भी हो जाए, ठीक है। और कुल अगर प्रश्नों की संख्या देख लें तो 120 जिस पर आपकी मेरिट बनती है और 30 आपके लैंग्वेज, दोनों को अगर आप टोटल जोड़ दें तो 150 क्वेश्चन आपको करने होते हैं 3 घंटे के अंदर। अगर माइनस मार्किंग की दोस्तों अगर हम बात कर लें तो माइनस मार्किंग दोस्तों आपकी 1/4 होती है, ठीक है। 1/4 आपकी माइनस मार्किंग होती है, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत करते हैं तो आपका एक जो सही वाला क्वेश्चन है वो दोस्तों आपका जो है वो काट लिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं पार्ट्स की बात कर लेता हूं कि कितने पार्ट्स में कितने क्वेश्चन आते हैं, फिर मैं सिलेबस की भी चर्चा में कर लूंगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले पार्ट 1 में आप देख लीजिए, लिखा है जनरल अवेयरनेस, ठीक है। जनरल अवेयरनेस यानी कि जीएस के सवाल आपको मिलेंगे कितने? नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 आपको मिलेंगे। टोटल मार्क्स इसके 10, यानी कि एक क्वेश्चन आपको 1 नंबर का मिलेगा, 10 क्वेश्चन यहां पर मिलेंगे। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा ये हम सिलेबस वाले पार्ट में अभी चर्चा हम कर लेंगे। इसके बाद अगर हम पार्ट 2 यानी रीजनिंग एबिलिटी की अगर हम चर्चा दोस्तों कर ले तो यहां भी आपको 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे और 10 नंबर के आपके रहेंगे, ठीक है। इसके बाद पार्ट 3 की बात करें तो नॉलेज ऑफ आईसीटी यानी कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है तो आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे स्कूल में जाकर के, तो उसके लिए आपको कंप्यूटर का जो अच्छा नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो यहां भी आपको 10 क्वेश्चंस होने चाहिए, ठीक। इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड की दोस्तों हम बात कर लें तो टीचिंग एप्टीट्यूड से भी आपके 10 क्वेश्चन होने चाहिए और 10 मार्क्स से होंगे। तो ये 40 क्वेश्चन दोस्तों आपके हो जाते हैं। ये पार्ट 4 से 10-10 के रूप में दिया गया है। इसके बाद दोस्तों आपका जो पार्ट 5 है वो लिखा है डोमेन नॉलेज। डोमेन नॉलेज का मतलब है कि आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट होंगे उससे रिलेटेड, जैसे कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, यानी कि सब्जेक्ट का मतलब यह है कि जो भी आपका विषय है, हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी है आपका, ठीक है, उससे आपको टोटल क्वेश्चन यहां पर कितने मिलेंगे? 80 मिलेंगे। अब ये 80 क्वेश्चन भी डिवाइड है, देखिए 65 10 5 C+D, ये देखिए C+D से, यानी जो आपका पार्ट ए है यहां से दोस्तों 65 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके, केवल सब्जेक्ट को सीधे सीधे रिलेट करेंगे। और अगर हम पार्ट बी की बात करें तो लिखा है एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोगी एंड केस स्टडी बेस्ड, जो क्वेश्चंस होंगे आपके थोड़ा सा शिक्षण कौशल से रिलेटेड हैं, यहां से आपको 10 क्वेश्चन दोस्तों मिल जाएंगे। और इसके बाद आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई है, और आपका खेलो इंडिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए हैं और ये एकलव्य स्कूलों में आयोजित भी किए जाते हैं, जिसमें खेलो इंडिया है, फिट इंडिया मूवमेंट आपका चलाया था, है ना, अदर सिमिलर प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर पीईटीज ओनली, यानी बच्चों की फिजिकली मजबूत होने के लिए, खेलों में आगे बढ़ावा देने के लिए दोस्तों, ये जो दोस्तों पार्ट है आपके CRD, यहां से आपको 5 क्वेश्चन दोस्तों मिल जाएंगे, ठीक। तो ये 80 क्वेश्चन यहाँ, 40 क्वेश्चन यहाँ, टोटल कितने हो गए? 120। और मैं बता दूं जो आपकी मेरिट बनती है वो 120 में ही बनती है, ये बात ध्यान रखिएगा। और बाकी वाला जो आपका जो पार्ट 6 वाला है ये आपका केवल दोस्तों क्वालिफाइंग नेचर का है। किसका है? क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि यहां से आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, ये मार्क्स आपके जुड़ेंगे नहीं, जो मेरिट आपकी बनेगी 120 में बनेगी। और याद रखना माइनस मार्किंग भी आपकी 1/4 है, ठीक, ये भी याद रखिएगा। अब आ जाते हैं यहां पर, अगर आप देखोगे दोस्तों तो आपको 3 लैंग्वेज में मिलेंगी, 10
10 10। ठीक है, एक कौन सी आपके लिखा है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जनरल हिंदी, ये देखिए जनरल हिंदी है आपका। दूसरा क्या है जनरल इंग्लिश। अब इन दो चीजों में तीसरा है रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, अब समझिएगा आपको जनरल इंग्लिश से भी यहां पर 10 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जनरल इंग्लिश से भी 10 क्वेश्चंस मिलेंगे और रीजनल लैंग्वेज से भी 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। और इन तीनों में ही आपको ना अलग अलग, इसको मैं थोड़ा सा यहां पर थोड़ा सा स्पेस बनाता हूं अपने लिए। हाँ, यहां पर तीनों में ना आपको अलग अलग क्वालिफाइंग करना है, यानी कि जनरल हिंदी का आपको मिलेगा कितना 10 क्वेश्चंस। ठीक, इन 10 क्वेश्चन में आपको 4 लाना है, लिखा हुआ है देखिएगा, लिखा है द पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विद मिनिमम 40% मार्क्स, यानी 3 भाषाएं यहां पर हैं, तीनों भाषाओं में आपको 10 में कम से कम 4 नंबर लाने हैं और यहां भी 1/4 माइनस मार्किंग है। इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। यहां भी आपको जैसे कि हिंदी 10 क्वेश्चन आए तो यहां 4 नंबर आपको लाने हैं, इंग्लिश में भी आपको कितने मिलेंगे 10 क्वेश्चन मिलेंगे, यहां भी 4 अलग लाने। ये नहीं कि 30 का अगर आप निकालोगे 50% तो 4 3 12 की हम 30 में 12 ले आए पास कुल मिला करके, ना ये नहीं होगा, ये दिमाग में मत रखिएगा। तीनों पार्ट में अलग अलग क्वालिफाई करना रहता है। तो मेरे ख्याल से 2 बातें तो समझ में आ गई होंगी कि चलिए हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि आखिर ये जो तीसरा वाला पार्ट है ये रीजनल लैंग्वेज, ये कौन सी वाला है। दोस्तों रीजनल लैंग्वेज का मतलब ये है कि मान लो कि आप महाराष्ट्र से फॉर्म भरते हो तो स्वाभाविक सी बात है आप रीजनल लैंग्वेज आप अपनी मराठी लोगे। ठीक, कर्नाटका से आप भरते हो फॉर्म, ठीक, कर्नाटक से अगर आप भरते हो आप कन्नड़ लोगे, तमिलनाडु वाले तमिल लेंगे, उड़ीसा वाले अपनी भाषा ले लेंगे, है ना। और कई अपना अपना जो है रीजनल लैंग्वेज ले लेते हैं। मगर जो हमारे नॉर्थ इंडिया है, मैंने खुद जो अपनी तीसरी भाषा सेलेक्ट की थी वो क्या सेलेक्ट की थी, हिंदी, क्योंकि हिंदी भी आपकी एक क्षेत्रीय भाषा है। तो आप हिंदी को भी क्षेत्रीय भाषा के रूप में ले सकते हो। यानी इसको आप दोस्तों ऐसे समझ सकते हो, कुल मिलाकर के इसको ऐसे थोड़ा सा समझिएगा। मैं कहना यह चाहता हूं कि आपके यहां पर 3 पार्ट हो गए, 1 2 एंड 3। फर्स्ट में हमने क्या ले लिया, हिंदी ले लिया, ठीक, क्लियर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी हमने क्या ले ली, अंग्रेजी भाषा ले ली, इसको भी हम क्लियर कर लेंगे। और तीसरी जो हम लेंगे वो भी हम क्या ले लेंगे, जो हमारे हिंदी भाषी वाले हैं वो भी हिंदी ले लेंगे। तो हिंदी में भी सब दोस्तों क्लियर कर जाते हैं और दोनों हिंदी में फंसते यहां पर हैं। और एक बार समझिएगा, आपको अपने विषय की कितनी भी ज्यादा नॉलेज क्यों ना हो जाए दोस्तों, अगर आप इसमें किसी भी एक भाषा में डिस्क्वालीफाई हो गए, 10 में 4 नहीं ला पाए, तीनों में 10 में 4 लाना है, तीनों में 10 में 4 लाना है। अगर आप नहीं ले पाए तो आपका ये जो पोर्शन है 120 वाला, ये आपका बिल्कुल बेकार हो जाएगा। चाहे जितना उसमें स्कोर कर लो, टॉप कर जाओ ऑल इंडिया में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो दोस्तों बात हो गई एग्जाम पैटर्न की। 150 क्वेश्चन आते हैं, 120 में मेरिट बनती है और आपके जो 30 क्वेश्चन हैं दोस्तों ये आपके क्वालिफाइंग नेचर के हैं, जिसमें आपको तीनों पार्ट में अलग अलग क्या करना होता है, क्वालिफाइंग करना होता है। चलिए, और आज हम बेसिकली बात करने वाले, तो मैंने पूरे टीजीटी का बता दिया। अब मैं आपको बता दूं सिलेबस में क्या आता है टीजीटी सोशल साइंस के, ठीक। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो देखिए लिखा हुआ है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल सोसाइटी न्यू दिल्ली। आप सभी लोग जानते हैं इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, ठीक है। चलिए, सिलेबस फॉर द टीजीटी एंड हॉस्टल वार्डन। खैर हॉस्टल वार्डन की तो जो चर्चा है दोस्तों वो हम अगली वीडियो में करेंगे, और आज जो हम चर्चा करेंगे वो हम स्पेशली करने वाले हैं सोशल साइंस की, ठीक। ये देखिए जो पार्ट है हमारा, ये वो वाला पार्ट है आपका जनरल वाला। जनरल में अभी जो हमने आपको बताया था किसमें क्या क्या चीजें आएंगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपका जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आएगा। जो पहला आपका पार्ट है वो है जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आएगा, जनरल नॉलेज, यानी कि आपका जीके आ जाएगा। जीके आप सभी लोग जानते हो, अवगत भी हो। करंट अफेयर्स दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पढ़नी है। बेसिकली 6 माह की आप अगर पिछले करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विद लिखा है स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, यानी कि
एजुकेशन के क्षेत्र में जो करंट से रिलेटेड जो भी घटनाएं हुई हैं उनको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों देखना है। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों रीजनिंग एबिलिटी के ऊपर कि रीजनिंग में कौन कौन से सवाल जो है वो आने वाले हैं, जैसे कि पजल है ना, सीटिंग अरेंजमेंट है, डाटा सफिशिएंसी है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो आपके वर्बल वाले आते हैं, दोनों आएंगे, वर्बल वाले भी आएंगे और रीजनिंग वाले भी आएंगे। इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट है ना, असेक्शन एंड रीजन एंड वेन डायग्राम से रिलेटेड दोस्तों सवाल आपको आएंगे। इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर नॉलेज ऑफ आईसीटी मैंने बताया था, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। तो आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, कीबोर्ड, शॉर्टकट एंड देयर यूजेस, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड ये आपका हो गया, ठीक है। और नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट, इसके बारे में भी दोस्तों आपको जो जानकारी है वो होनी चाहिए। चलिए इसके बाद आ जाते हैं, ये देख लीजिए, हाँ यहाँ से आ जाते हैं, पूरा पार्ट भी आ जाएगा। अब देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड, इसमें क्या आएगा, टीचिंग नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फैक्टर्स, टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग एड्स, है ना, तो इनसे रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपको सवाल मिलेंगे। इसके बाद आ जाते हैं एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज बेस्ड पेडागोगी एंड केस स्टडी। आप लोगों ने ये सब चीजें जो है, अगर बीएड तो किया ही होगा तो बीएड वालों ने इन सब चीजों को पहले ही पढ़ा होगा। इसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी दोस्तों जो 2020 में आई है, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, यहाँ से भी सवाल आपको मिलेंगे। इसके अलावा खेलो इंडिया गेम चल रहे हैं, यूनिवर्सिटी गेम चल रहे हैं, उसके बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। फिट इंडिया मूवमेंट और इसके सिमिलर प्रोग्राम जो फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड है वो भी आपको तैयार करने पड़ेंगे। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं हम किस पर, जनरल हिंदी, यानी कि जो अभी हमने हिंदी लैंग्वेज की बात की तो उसमें क्या है, संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची, सामान्य शुद्धियां, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, अपठित गद्यांश, सामान्य अशुद्धियां, तो ये सारी जो चीजें हैं आपको दोस्तों तैयार करनी है। इनमें विशेष रूप से आपसे वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, बहुत ही आसान चीजें हैं, यहाँ पर कोई विशेष जो परेशानी है आप लोगों को नहीं होगी। अब आ जाता है जनरल इंग्लिश वाले पेपर में क्या क्या आएगा, जिसमें आपका वर्ब्स हैं, टेंस हैं, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कॉम्प्रीहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, एडवर्ब, इरर्स, करेक्शन, सेंटेंस, रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकैबुलरी, एंटोनिम, सिनोनिम, ग्रामर, ईडीएम एंड फ्रेसेस, ठीक है, ये आपके इंग्लिश लैंग्वेज में दोस्तों आने वाली हैं। और अगर ये सारी चीजें आपको चाहिए तो दोस्तों उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। वहां पर आपको सारी लिस्ट और मेरा गाइडेंस भी आपको मिलेगा, डायरेक्टली बात भी कर सकते हो, नोट्स भी अवेलेबल करा दूंगा फ्री ऑफ कास्ट, कोई चार्जेस नहीं, ठीक है। उसके लिए इसी वीडियो के लिंक में आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, उसमें मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो, स्टडी विद शुभम गिरी के नाम से ही। चलिए अब दोस्तों हम आ जाते हैं अपने सोशल स्टडीज़ पे कि सोशल स्टडीज़ में क्या क्या आएगा। ये आपका टीजीटी इंग्लिश का सिलेबस है तो वो हम इंग्लिश वाले कॉलम में चर्चा करेंगे। ये हमारा टीजीटी हिंदी, जिनका हिंदी विषय है उन लोगों के लिए है, ये टीजीटी मैथमेटिक्स वालों के लिए है। और इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं सोशल स्टडीज़ पे भी हम पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, हाँ बस नंबर आने ही वाला है उसका भी। ये टीजीटी हमारा साइंस का दोस्तों सिलेबस है, इसके बारे में भी चर्चा हम करेंगे क्या क्या चीज़ें आएंगी। और अब आ जाते हैं हम, हाँ मेरे ख्याल से ये दोस्तों हम टीजीटी सोशल साइंस वाले पर आ चुके हैं, टीजीटी सोशल स्टडीज भी आप बोल सकते हो। एक बात ध्यान रखिएगा, नॉर्मली आप लोग सुनते होंगे कि टीजीटी में ना 2 विषय होते हैं, 2 सब्जेक्ट होते हैं, आपको 2 लेने होते हैं। यहाँ पर आपको टीजीटी का अगर सोशल स्टडीज का टीचर बनना है तो उसके लिए समझ लीजिए, एक तो आपने बीएड कर रखा हो, ठीक है, आपने बीएड कर रखा हो और इसके साथ में आपने बीए कर रखा हो, ये 2 अनिवार्य योग्यताएं हैं। और तीसरी आपकी अनिवार्य योग्यता है कि सीटेट आपका जो पेपर 2 है,
ठीक है, सीटेट का जो पेपर 2 है वो आपका क्लियर होना चाहिए। सीटेट पेपर 2 आपका दोस्तों क्लियर होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। अब इसके बाद क्या है, ये तो अनिवार्य योग्यताएं होंगे, बीएड होना चाहिए, बीए होना चाहिए और सीटेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। अब दूसरी दोस्तों हम बात ये कर लेते हैं आपका कि सब्जेक्ट क्या क्या होने चाहिए। आप सभी लोग जानते हो सोशल स्टडीज में आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं, कौन कौन से? एक तो आपका होता है इतिहास, ठीक है। दूसरे नंबर दोस्तों आपका होता है भूगोल। तीसरे नंबर पर दोस्तों आपका होता है राजनीति विज्ञान, ठीक है। और चौथा जो विषय आपका होता है वो होता है आपका अर्थशास्त्र, ठीक है, जिसको आप इकोनॉमिक्स बोलते हो अंग्रेजी में, ठीक है। अनिवार्य अर्हता आपके पास ये होनी चाहिए कि आपके पास इतिहास या भूगोल में से कोई भी एक विषय होना चाहिए और कम से कम आपने 3 साल तक पढ़ा हो, ठीक है। 3 साल तक इन दोनों में कोई एक विषय आपके पास होना चाहिए और कम से कम आपने 3 साल पढ़ा हो। और इसके बाद इन दोनों में से कोई एक विषय आपके पास, यानी कि इन तीनों में से, मान लो आपके पास इतिहास 3 साल रहा है तो इन तीनों में कोई एक आप अन्य ले लो, ठीक, आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा। या फिर आपके पास भूगोल जरूर 3 साल रहा हो, है ना, फिर इन तीनों में कोई भी आपके पास एक हो, चाहे इतिहास हो राजनीति विज्ञान, यानी आपने कम से कम 2 विषय बीए में पढ़े हो और जिनमें से आपका एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य होना चाहिए और वो कम से कम 3 साल तक आप लोगों ने पढ़ा हो। इस बात का दोस्तों आप लोग भी ख्याल दोस्तों रखें, ठीक। अब चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं सिलेबस की, ठीक है, क्या क्या आएगा। तो चारों विषय आते हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली सामान्य तौर पर दोस्तों आप ये देखते हैं वहां पर कि 2 विषय आप सेलेक्ट कर लेते हो, वहीं से सवाल आते हैं। मगर यहां एक बात ध्यान रखिएगा, यहां आपके चारों विषय आएंगे। चारों विषय का मतलब है हिस्ट्री भी आएगी, ज्योग्राफी भी आएगी, पॉलिटी भी आएगी और इकोनॉमिक्स भी आएगी। इन चारों से सवाल आपको मिलेंगे, ठीक। कितने क्वेश्चन आएंगे? अभी मैंने आपको बताया था 65 क्वेश्चन टोटल आएंगे। 65 सिर्फ आपके सब्जेक्ट से होंगे, बाकी 15 कहां से होगी मैं पीछे आपको बता चुका हूं। चलिए अब यहां पर देख लीजिए हिस्ट्री में आपका क्या क्या आएगा। सबसे पहले हिस्ट्री की चर्चा करते हैं। तो लिखा है, देख लीजिए, आपका कंटेम्पररी जो है वर्ड से क्वेश्चन आएंगे, जिसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इकोनॉमिक है ना, डिप्रेशन है, लेबर प्रेजेंट क्लासेस है ना। और ये आपका, आप इसको शॉर्टकट में ऐसे समझ लो कि आपका प्राचीन इतिहास भी आएगा, ठीक है, प्राचीन इतिहास भी आएगा, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और आधुनिक इतिहास भी आपको पढ़ना पड़ेगा। आधुनिक इतिहास भी दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा। इस बात का दोस्तों आप विशेष तौर पर ख्याल रखें, ठीक। तो ये आपका आधुनिक इतिहास हो गया। और इसके अलावा आपका कौन सा पड़ता है? यूरोप का, यानी कि यूरोप का इतिहास ना कहें, विश्व का इतिहास, विश्व का इतिहास, ठीक। ये चारों हिस्ट्री आपको कंप्लीट करनी पड़ेंगी, ठीक। तो यहां पर देख लीजिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, कॉजेंस इवेंट इंपैक्ट है ना, द रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया में आज 1857 है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 1885 टू 1947 है ना, रशियन रिवॉल्यूशन देख लीजिए दिया है ना, क्यों हुआ, कारण परिणाम, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। राइज ऑफ सोशलिज्म यानी समाजवाद का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में। फिलोसफी ऑफ कार्ल मार्क्स, सोशलिज्म इन यूरोप, इंपैक्ट ऑफ सोशलिज्म है ना। फिर राइज ऑफ फासिस्ट यानी कि जर्मनी में आप इटली और हिटलर के बारे में पढ़ेंगे। द 2 वर्ल्ड वॉर एंड द स्टेबिलिज्म ऑफ यूएन, यानी कि आपके जो दोनों विश्व युद्ध हुए हैं और यूनाइटेड नेशंस की जो स्थापना हुई, वहां तक आपको सारी चीजें दोस्तों यहाँ पर पढ़नी है, ठीक। तो ये तो बात हो गई हिस्ट्री की। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ज्योग्राफी में, कि ज्योग्राफी में कौन कौन सी चीजें जो है दोस्तों आपको पढ़नी है, ठीक। ज्योग्राफी में देख लीजिए, इंट्रोडक्शन ऑफ सोलर सिस्टम, ओरिजिन ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी कैसे जीवन का उत्पत्ति हुआ, पृथ्वी की कैसे उत्पत्ति हुई, यहाँ सारी चीजें होंगी है ना। मोशन ऑफ अर्थ के बारे में ये सारे आपको चीजें मिल जाएंगी।
इसके बाद रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। क्लाइमेट के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। और आपकी बाकी बहुत सारी चीजें, इंसुलेशन है, रेडिएशन है, प्रेशर है ना, और आपका वर्ल्ड क्लाइमेट है, वाटर है, ठीक। इसके बाद ओशियन से रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक होते हैं वो सारे पढ़ने हैं। बायोस्फीयर है, इंडिया साइज एंड यानी कि इंडियन हिस्ट्री की बात यहाँ पर कर रहा है। इंडिया साइज एंड लोकेशन, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, है ना। तो ये सारी चीजें भी दोस्तों आपको वहां पर पढ़नी है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चलिए यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर देख लीजिए पॉपुलेशन से रिलेटेड जो भी आपकी जनगणना वगैरह होती हैं, जो भी सिद्धांत वगैरह दिए गए हैं। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के बारे में आपको पढ़ना है, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी के बारे में भी दोस्तों आपको पढ़ना है, यानी इसी के साथ आपकी इकोनॉमी भी दोस्तों इसमें ऐड हो गई है, ठीक। उन्होंने अलग अलग नहीं किया, एक ही में चीजें जो है दोस्तों वो लिखती हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर एंड हजार्ड्स के बारे में पढ़ना है। टाइप ऑफ डिजास्टर, नेचुरल है ना, मैनमेड के बारे में पढ़ना है। और आपका कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, पीपल एज रिसोर्सेज, पॉवर्टी एज ए चैलेंज, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, डेवलपमेंट, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के बारे में भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो काफी लंबा चौड़ा सिलेबस है, आप बोल सकते हो, कम इतना नहीं है, ठीक है। और इसके बाद देख लीजिए सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट। और इसके बाद दोस्तों आपकी शुरू हो जाती है सिविक्स। सिविक्स का सिलेबस थोड़ा सा आपको जरूर छोटा नजर आएगा, और सबसे कम सिलेबस दोस्तों सिविक्स का ही है, ये भी आप दोस्तों समझ लीजिए, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, जिसमें पावर शेयरिंग है, फेडरलिज्म है, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी है, पॉलिटिकल पार्टीज है, इलेक्शन है, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट, है ना, डेमोक्रेसी कॉन्सेप्ट, है ना, लोकल सेल्फ इलेक्शन, डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया के बारे में भी पढ़ना है, वर्ल्ड के बारे में पढ़ना है, जैसे अमेरिका है, फ्रांस है ना, इनके बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें क्या है, फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, पार्लियामेंट, जुडिशरी, और फंडामेंटल राइट्स के बारे में, यानी मौलिक अधिकारों के बारे में भी आपको पढ़ना है। तो ये तो दोस्तों बेसिकली वो मेन चीजें हो गई जो आपने देखा कि कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो इम्पॉर्टेंट है। सिलेबस के बारे में भी मैंने बात की, और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी मैंने जो है वो चर्चा कर ली, ठीक है। और मेरे ख्याल से बहुत सारी जो चीज़ें हैं आपको समझ में भी आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई मन में आपके डाउट रह गया हो किसी बात को लेकर के, वैसे तो मैंने कोशिश की है कि सारी चीज़ें आपको मैं क्लियर कर दूं, और सारी चीज़ें आपको समझ में भी जरूर आ गई होंगी, मगर फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो क्लियर करिएगा। जो मेरा अनुभव है मैं पूरी उससे मदद करूंगा टीजीटी क्लियर करने का, कैसे क्लियर करना है ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इतनी मेहनत की है आपके लिए, बड़ा वीडियो तैयार की मैंने। अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने आपके लिए मेहनत की है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, उम्मीद है आप करेंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब भाई सभी लोग कर दें, और बेल आइकन को भी दोस्तों जरूर बजा दीजिए, ताकि ईएमआरएस की नई भर्ती से रिलेटेड जितनी भी नोटिफिकेशंस आए वो सारी आपको मिलती रहें। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पर जाइए, उस पर क्लिक करें और हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा, मुझे आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखता हूँ, और अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक मेरे साथ बोलिए जय हिंद जय भारत।